नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिनेश के वोरा, आपका होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, राजनीति में जो हो जाए वही कम है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सबसे पहला झटका यह आया है कि जो 100 दिन का एजेंडा मोदी सरकार ने बनाया था कि मैं आते ही 100 दिनों में काम करने जा रहा हूं, उसको वापस से ड्राइंग बोर्ड पर भेज दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिसीजन और रिफॉर्म्स जो है मैं इन 100 दिनों के अंदर करके दिखा दूंगा, लेकिन वो 100 दिन का एजेंडा पूरा रिवाइज हो गया क्योंकि सारे के सारे जो बड़े रिफॉर्म्स के मुद्दे थे सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। अब वेलफेयरिज्म या फिर यह कहा जाए कि खुश करने की नीति को पहले टॉप पर लाया गया है कि पहले इनको खुश रखा जाए। मिनिस्ट्री कैसे डिवाइड होगी, कौन किसके पास लेगा, कौन कहां जाएगा, अब सारी जद्दोजहद इसकी। दरअसल इस कार में मोदी स्टीयरिंग व्हील पे तो बैठे हैं, लेकिन क्लच उनका नहीं है, एक्सेलेटर उनका नहीं है, ब्रेक उनकी नहीं है, ये किसी और के पास है। ऑलमोस्ट 50 सीटें ऐसी जो किसी और के पास हैं, या 40 या 50 कह सकते हैं, टोटल मिला के, निर्दलीय छोटे मोटे दल मिला के। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ जो आज तक कभी सीएम होने के नाते या पीएम होने के नाते नहीं था कि अल्टीमेटली मिली जुली सरकार किसे कहते हैं। अभी तक इनको आदत थी सारे अपने निर्णय क्या कहते हैं कि अकेले लेने हैं और इंपोज कर देना है। अब हर निर्णय के लिए हाथ फैलाने होंगे। राजस्थान से बुरी खबर है, भजन लाल शर्मा की सरकार इस समय बड़े खतरे में है क्योंकि बहुत सारे विधायक, ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा बीजेपी के जो वसुंधरा के कैंप के हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। मौके का इंतजार है, कब वसुंधरा वहां पर इंपोज करेंगी और कब भजन लाल शर्मा गिरेंगे, उनकी बात कोई सुनने को इस समय तैयार नहीं है। तो राजनीति में हलचल है, जहां शिवराज मामा का कद काफी बढ़ गया, 8.5 लाख वोट से जीत के, तो वो भी एम्फेसाइज करेंगे कि मुझे भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नीतीश और नायडू के रूप में एक नई बहू मोदी के घर आई है और नई बहू के टेंट्रम बहुत है, उसकी डिमांड पहले दिन से शुरू हो गई है। अब इस बहू की डिमांड कैसे पूरी होगी, ये देखने की जरूरत है। लेकिन कई तस्वीरें जो निकल के आती हैं वो मोदी को रात को सोने नहीं देती होंगी कि उनसे मीटिंग करने के बाद आखिरकार क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू स्टालिन से मिलने चले गए। ऐसा क्या हुआ कि फ्लाइट में आते आते तेजस्वी जो है वो अपने नीतीश चचा से मिल रहे हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। पहले पीछे बैठे थे, फिर सुनने में आया कि साथ की सीट पर आकर बैठ गए। राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, राजनीति में कोई फाइनल फ्रंटियर नहीं होता। हर दिन एक नया सवेरा है, एक नया समीकरण है, उसी को साथ लेके चलते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत विशिष्ट पैनल मौजूद है। अमिताभ श्रीवास्तव जी इलाहाबाद से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इलाहाबाद के एक और मेहमान साथ हैं, सुनील शुक्ला जी, सर आपका स्वागत है। दिल्ली से आलोक भदौरिया जी, सर आपका स्वागत है। और मेरठ से हरी शंकर जोशी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इतने विशिष्ट पैनल में मैं सोचता हूं कि शुरुआत त्रिवेणी से करता हूं, तो पहले अमिताभ श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। क्या हो रहा है भारत की राजनीति में, जरा अपने चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं फिर से एक बार बता दूं, मुझे अमिताभ जी आते हैं तो मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है क्योंकि उनके फिल्मों के प्रोग्राम जो होते हैं ना, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। और जब मैं देखता हूं तो मेरे चेहरे पे प्रसन्नता आती है क्योंकि वो मुझे मुस्कुराने का एक मौका देते हैं। फिल्मों के बारे में इतनी गहन जानकारियां जो इनके प्रोग्राम से मिलती हैं, सत्य हिंदी पे, वो कहीं और नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार अमिताभ जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपका इस हौसला अफजाई के लिए। और आपने चूंकि सिनेमा का जिक्र कर दिया तो मैं वो फिल्म का एक शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पिक्चर अभी बाकी है, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और एनडीए गठबंधन जो है वो अपने आप को खुशी मना रहा है कि साहब मोदी जी की तीसरी बार खुशी होगी। लेकिन वही बात, डायलॉग जैसा मैंने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो है इस बार सचमुच पहली बार मोदी साहब जो है वो गठबंधन सरकार के फेरे में आए हैं। अभी तक जो है वो 2014-2019 में एनडीए का नाम जरूर लिया जा रहा था नोशनली, लेकिन बीजेपी चूंकि अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी 2014 में भी, और 2019 में काफी संख्या 300 के पार चली गई थी बीजेपी की। तो वो एक किस्म की एक कहना चाहिए कि एरोगेंस, अकड़ जो भी था वो सब था कि हाँ, हम अपने बूते पर सरकार चला सकते हैं, और उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन इस बार जो है उनको सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मदद से ही मिल सकता है। और जैसा कि हम लोग चुनाव नतीजों के बाद से लगातार देख रहे हैं कि ये जो चुनाव यानी सरकार बनने की जो पेशबंदियां हो रही हैं, जो उसके लिए जो पिछले जो उसके लिए जो कवायदे हो रही हैं, उसमें इन दोनों दलों की जो अपनी तरफ से तमाम शर्तें रखी जाने वाली हैं, उनको लेकर के बहुत सारी
चर्चाएँ मीडिया में आ रही हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों का एक इतिहास रहा है गठबंधनों में आने और जाने का। नायडू भी दोनों गठबंधनों में रह चुके हैं। नायडू यूपीए यानी कि यूनाइटेड फ्रंट सरकार के भी हिस्से रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार के हिस्से में रह चुके हैं और दोनों जगह उनकी सौदेबाजियाँ जो है वो भी सबने देखी है, सबको याद है। मतलब वो नायडू जो कि यूनाइटेड फ्रंट के सरकार में कन्वीनर हुआ करते थे, वो रातों-रात कैसे पाला बदल करके वो बीजेपी की तरफ चले गए थे, ये सब भी सबने देखा और फिर वैसे फिर किस तरह से इस बार चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मोदी से बेहतर बहुत सारे लीडर्स हैं। किस तरह से अमित शाह साहब ने ये कह दिया था कि साहब तेलुगु देशम के लिए दरवाजे बंद हैं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर इस समय जो है सब साथ बैठ करके आपस में सरकार बनाने की जुगत बढ़ा रहे हैं। तो उसमें कई तरह का डिस्कम्फर्ट जो है वो बीजेपी खासतौर से नरेंद्र मोदी का जो अपना एक व्यक्तित्व पिछले 10 साल में उन्होंने बनाया जनता के बीच में कि वो उनका जो एक विराट व्यक्तित्व उन्होंने बनाया उसको उसको बहुत ब्रांड मोदी को बहुत डेंट लगी है इस इलेक्शन में। इसके चलते ये सब कुछ मजबूरी में उनको सुनना पड़ रहा है। अभी आज ही जो है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जानी चाहिए और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि भाई इस पर जो है वो सभी राज्यों के साथ विचार करने की जरूरत, सभी राज्यों के साथ बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है। तो ये एक जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वो कुल मिला करके जो सरकार की संभावनाओं को लेकर के जो तस्वीर उभर रही है उसमें बहुत सारी उखाड़ पछाड़, बहुत सारे समीकरणों का अभी बनना बिगड़ना बाकी है ऐसा दिख रहा है। क्योंकि देखिए पहले 8 जून को मोदी साहब के शपथ ग्रहण की खबर आ रही थी, लेकिन आज सुबह से ये खबर चलने लग गई है कि ये जो है वो 1 दिन के लिए टाल दिया गया है, ये 9 जून को होगा। जो भी कारण हो उसके कारण सौदेबाजी में है या और किसी वजह में है, लेकिन कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि ये एक सरकार जो है वो बनी है, लेकिन जो 2 बैसाखियाँ हैं उसकी, उन 2 बैसाखियों में से कोई भी जो है वो उसको बहुत कंफर्टेबल रहने नहीं देगा। ये पूरे अगर ये टेन्योर पूरा करते हैं तो वैसे तो मुझे संभावना नहीं दिख रही है। लगातार ये बात चर्चा में आ गई है कि हाँ, ये सरकार जो है ऐसी है कि ये अस्थिर रहेगी और अस्थिर होने के नाते विपक्ष को मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालाँकि ये बहुत हम लोग जल्दबाजी में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी से ही ये सब सारी संभावनाएँ जो है सामने आने लगी और महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो ये वहाँ ये बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने जितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, उसकी वजह से जो शरद पवार की पार्टी से टूट करके अजित पवार गुट जो बना था एनसीपी का, वहाँ बहुत हलचल है और शिवसेना से टूट करके जो शिंदे गुट बना था जिसने अपने आप को असली शिवसेना कहलवाया यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले तक से, तो वहां जाकर के जो है वो संभावना है कि वहां भी काफी जोर तोड़ की संभावना है। काफी हो सकता है सरकार को लेकर के भी काफी मतलब संकट के बादल गहरा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। देखिए फडणवीस साहब ने तो कल ही इस्तीफे की पेशकश कर दी थी हार का जिम्मा लेते हुए। तो बहुत सारे मुझे लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनने हैं और बहुत दिलचस्प होंगे लोकतंत्र के लिहाज से, चुनावी राजनीति के हिसाब से और विपक्ष की जो एक दमदार स्थिति है उसके हिसाब से। क्योंकि अब जो विपक्ष इस समय उभरा है ये पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, कहीं ज्यादा मुखर है, कहीं ज्यादा संगठित दिख रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो बनती भी है अगर, तो उसके लिए कोई बहुत सहज स्थिति नहीं रहने देगा दिनेश जी। जी जी, आलोक जी के पास